माँ, मैं कलेक्टर बन गया। बोर। जितनी सादगी और सरलता से मैं विचार करता हूँ दुनिया नहीं करती है, इस बात का अनुभव जो है मुझे उससे जो है मिलने पर तुरंत हो गया। सब कुछ जानते हुए भी वह अनजान बने रहने का जो है नाटक करती रही। इसकी भी कोई सीमा होती है। अंत में मैंने अपनी भावना प्रकट कर दी। वह मुस्कुराई। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि यह अच्छा मजाक है। अनभिज्ञता के भाव को दर्शाते हुए उसने कहा, इस नजरिए से तो मैंने जो है तुम्हें कभी देखा ही नहीं। तुम्हारी मेरी जाति भी भिन्न है। तुम्हें तो नौकरी भी नहीं है। बिना झिझक बिना अटके उसने यह सब स्पष्ट रूप में जो है कह डाला। उसकी प्रत्येक दलील जो है मुझे जलते अंगारों से लगी। अंत में मुझे स्पष्ट रूप से जो कोई जवाब दिए बगैर उसने जो है सोचने के लिए मुझसे जो है समय मांग लिया। अपनी भावना प्रकट करने के बाद मेरा मन कुछ हल्का हो गया। उसके विचार मन से जाते न थे। दिन में चांदनी देखने को मेरी पागल आशा लंबे समय तक बनी रही। मैं उसके जवाब का इंतजार करता रहा। उस समय में इतना बुद्धू था कि उसके जो है उस दिन के जवाब से मुझे जो है असलियत समझ लेनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और मेरा एक तरफा प्रेम का प्रसंग मेरे विभाग में जो है मजाक बनकर फैल गया। इस सब का बुरा असर मेरे मन व स्वास्थ्य पर पड़ा। हमारे विभाग के ही एक छात्र को इसी प्रकार के हादसे से गुजरने पर जो है अपनी छात्रवृत्ति से जो है हाथ धोने पड़े थे। इसे जानकर मुझे भी मेरा भविष्य जो है अंधकारमय दिखाई देने लगा, परंतु हर स्थिति का जो है एक अंत अवश्य है। उसकी भी एक सीमा है, एक परीक्षा भी है। इसी प्रकार की एक परीक्षा का मुझे जो है निकट भविष्य में सामना करना पड़ा। बात यों हुई कि किसी कारणवश मुझे अपने घर ताड़े जाना पड़ा। घर की अत्यंत दयनीय अवस्था देखकर मुझे अपने आप पर जो है शर्म आने लगी। सिर्फ अपने ही स्वार्थ की जो है अपनी ही खुशी की बात की सोच पर मेरा मन मुझसे जो है बगावत कर उठा। कहाँ की लड़की, कैसी लड़की, अरे जिसे 6 महीने पहले तक तुम जानते भी न थे, उस पर अपना भविष्य दांव पर लगा रहे हो। अपने आप पर नियंत्रण रखना है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही है। घर पर मैं और 2 दिन रुक गया। जब मैं पुणे लौटा मुझ में काफी बदलाव आ गया था। जल्दी ही मैं उस दुष्चक्र से जो है मुक्त हो गया। यदि मन में बेचैनी बढ़ जाती तो माता चतुश्रृंगी के दर्शन कर लेता अथवा संग्राम के साथ जो है समय बिताता। विगत जीवन के जो है उस कालखंड पर अब मैं जब सोचता हूँ मुझे अपने आप पर जो है हंसी आती है। जिस लड़की की वजह से मैं दिन रात बेचैन रहता था, अब भूलकर भी जो है उसका ख्याल मन में आता नहीं। शायद जीवन चक्र का यही नियम है। समय ही जो है सबसे बड़ी दवा होती है। समय के साथ मनुष्य के विचार, जीवन की प्राथमिकताएं जो है बदलती रहती हैं और वह आगे बढ़ता जो है रहता है। उस समय का वह प्रेम एक सत्य था और उसके बाद चुनी जीवन की राह के प्रति भी मन में जो है कोई आशंका नहीं, परंतु परंतु उस घटना ने मेरे विचारों को जो है पूरी तरह से बदल डाला। मैं कठोर हो गया, ध्येयनिष्ठ भी हो गया, मेरे मन की चंचलता का लोप हो गया। मुझे तीव्रता से जो है इस बात का भान आया कि जीवन में विविध आयाम भी होते हैं। किसी एक के पीछे जो है जीवन बर्बाद करने से कहीं बेहतर यह है कि अपना स्नेह, परिश्रम तथा सेवा यदि जरूरतमंद लोगों को समर्पित समर्पित की जाए तो जीवन जो है सार्थक होगा। जीवन की उस घटना के बाद जो है शुरू में मुझे जो है उस पर जो है बड़ा क्रोध आया, चिढ़ भी आई और अंत में मेरी भावना जो है अपनेपन में बदल गई। उसके विवाह के निमंत्रण पत्र के साथ ही जो है इस एक तरफा प्रेम कहानी का सदा के लिए जो है अंत हो गया। अब मैं और अधिक जो है अंतराभिमुख होता गया। मुझ में जो है कोई कहीं कोई खामी है, कमी है, यही विचार जो है मन को छलने लगा। मेरे आसपास के लोग मुझे क्या कहेंगे, इस विचार को मैंने त्याग दिया। प्रेम भंग ने मेरे विचारों की दिशा ही बदल डाली। मेरी चंचलता धुल गई। मानसिक तौर पर मैं दृढ़ और निर्भय होता गया। मेरे मन में एक ध्येय की किरण जो है जागी और जीवन में कुछ अच्छा बेजोड़ करने की ईर्ष्या मन में जागी। मन ही मन ठान लिया कि अब रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। मेरी मंझली बहन उषा सुस्त और बुद्धिमान लड़की है। उसका रूप और व्यवहार भी बड़ा आकर्षक है, परंतु अत्यधिक गरीबी के बोझ तले उसकी शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई। 9वीं कक्षा तक हमेशा जो है अपनी कक्षा में अव्वल आने वाली मेरी बहन को पैसों के अभाव में 10वीं से पहले ही जो है स्कूल छोड़ना पड़ा था। कूड़े की मेरी पुणे की मेरी पढ़ाई के दौरान खबर आई कि उसकी जो है उम्र के 16 वर्ष में ही जो है उसका विवाह तय कर दिया गया है।
सभी रिश्तेदारों ने जो है माँ पिताजी को सलाह दी कि यदि समय से जो है उसका विवाह कर दोगे तो खर्चा कम आएगा। विवाह के समय जब मैं वहां पहुंचा, मुझे तब पता चला कि अपनी सामर्थ्य से जो है अधिक दहेज देकर जो है ताई अन्ना ने जो है यह विवाह तय कर लिया था। पिछला कर्ज अभी बाकी था, अतः विवाह के लिए जो है खेत अथवा मकान बेचना जो है अनिवार्य था। इन दोनों में से जो है कुछ भी बेचना संभव था नहीं। खूब विचार करने पर जो है उन दोनों ने तय कर लिया था कि घर को रहन रखकर जो है कर्ज लेना है। इसके पीछे जो है मुख्य विचार यह था कि यदि खेत बिक जाता तो कल को खाएंगे क्या। यदि कर्ज की रकम पूरी कर पाए तो मकान तो छुड़वा लिया जा सकता है, और यदि ऐसा न कर पाए तो कहीं किराए से रह लेंगे। आसपास के गीदड़ जो है खेत पर जो है नजर गड़ाए बैठे थे। वे जानते थे कि गिरवी रखा खेत जो है अन्ना छुड़वाने से रहे। उनकी इतनी हैसियत तो है नहीं, इसलिए वे एक चाल जो है चल रहे थे। मकान न खुद गिरवी रखने को तैयार और न ही वे किसी को जो है रखने दे रहे थे। वे सिर्फ अन्ना का खेत जो है निकलने का मंसूबा बनाए हुए थे। बड़ी मुश्किलों से एक साहूकार ने जो है 3 साल की बोली पर जो है घर गिरवी रख लिया और विवाह के लिए जो है 25,000 रुपये दे दिए। उषा का विवाह हो गया। उम्र सिर्फ जो है 16 वर्ष थी। मेरी बुद्धिमान बहन के ससुराल के सभी लोग जो है अनपढ़ थे। उस बेचारी की जो है तमाम आशाओं उम्मीदों पर जो है पानी फिर गया। उस माहौल में मेरी बेचारी बहन जो है समय से पहले ही जो है प्रोड़ा बन गई। बड़ा दुख होता रहा मुझे अब उसकी उस हालत पर। इस विवाह में मैं कितनी सारी जो है बातों से जो अनभिज्ञ था। पता चलने पर मेरे मन को जो है ठेस पहुंची। बहन के प्रति जो है मन जो है पीड़ा से भर गया। मुझे लगा कि मेरी धमनियों में बहता खून जल गया है। ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर लेने के बाद भी मैं कुछ कमाई नहीं कर रहा हूँ। परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए कुछ न कर पाने की मुझे जो है शर्म आ रही थी। ताई अन्ना ने जो है उस विवाह की मदद के लिए जो तमाम रिश्तेदारों के आगे झोली फैलाई, परंतु उन्हें एक पाई की मदद न मिली। उन दोनों के उदास चेहरों को देखकर मेरा कलेजा जो है मुंह को आ जाता था। उषा का विवाह हो गया और मैं भारी मन से जो है पुणे लौट आया। पुणे का पहला वर्ष बड़ा ही जो है गहमा गहमी में बीता। एक और मुझे मेरे परिवार की चिंता सता रही थी, तो दूसरी ओर उज्जवल भविष्य के नए नए आह्वान मेरे सम्मुख खड़े थे। मन की अवस्था जो है दोलायमान हो रही थी। मुझे उज्जवल भविष्य के लिए कौन सा कदम उठाना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या क्या करना जरूरी है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ आदि सवाल मुझे जो है परेशान कर रहे थे। फिर धीरे धीरे लगा कि मुझे दिशा मिल रही है। संख्या शास्त्र विभाग में उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की परंपरा चलती आ रही थी, परंतु मेरा रुझान धीरे धीरे बदल रहा था। वर्षों किसी विषय पर जो है अनुसंधान करते करते हुए विभिन्न देशों में जो है पेपर प्रस्तुत करने के बजाय जीवन से संबंधित समस्याएं मुझे जो है कहीं अधिक आहनात्मक प्रतीत होने लगी थी। संख्या शास्त्र के विविध प्रमेयों एवं सिद्धांतों से भी महत्वपूर्ण बात जो है महसूस हो रही थी। मुझे लोगों के रोजमर्रा के जो है जीवन से संबंधित समस्याओं के निराकरण की, मेरे परिवार में उपजी समस्याओं का समाधान मैं अपनी पढ़ाई में खोज न पा रहा था, और मुझसे जुड़ा मेरा हर अपना जो है मेरी और बड़ी आस से जो है देख रहा है, इसका भान भी मुझे था। पुणे मुंबई जैसे शहरों की परिस्थिति सर्वथा भिन्न थी। इकोनॉमिक बूम की लहर चलने लगी थी। प्राइवेट क्षेत्रों में खास तौर पर जो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो है अवसर उपलब्ध होने लगे थे। मध्य वर्ग की तरुणाई को बहुत बड़े वेतनों का अवसर मिल रहा था। मेरे आसपास के सभी लोग जो है इसी बूम में शामिल होने की तैयारी में लगे थे। बहुत सारे लोग पहले ही जो है शामिल भी हो गए थे। इस माहौल में मेरा जो है दम घुटने लगा था, क्योंकि मेरी जो है समस्या मात्र आर्थिक समस्या न होकर समूचे जीवन से संबंधित थी। आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए जो है इकोनॉमिक बूम एक अच्छा समाधान था, जो मेरे निकट भविष्य से जुड़ा हुआ था। परंतु मेरा मानसिक आंतरिक गठन सर्वथा भिन्न था। महात्मा फूले, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जी के विचारों का गहरा असर मेरे मन मस्तिष्क पर बचपन से रहा। निकट भविष्य की अस्थायी मरहम पट्टी से मैं मुझे कोई रस नहीं था। किसी बहुत बड़ी कंपनी में मोटे वेतन पर जो है काम करना
और विदेश निकल जाना तो मुझे मंजूर ही न था। जिन विचारों के साथ मैं पला बड़ा, जिन विचारों ने मुझे जीने का बल दिया, वे विचार जीवन के तमाम अनुभव तथा जो है समाज से संलग्न रहकर कुछ ठोस कार्य समाज के लिए जो है करना है, यह मेरा विचार पक्का हो गया था। सिर्फ सवाल यह होता कि इसे जो है कैसे साध्य किया जाए। जल्द ही मुझे जो है इन समस्याओं से पार पाने का तरीका समझ में आ गया और मुझे वह मार्ग जो है स्पष्ट दिखाई देने लगा। आम लोगों के लिए जो है कुछ काम करने के लिए जो 3 मार्ग मुझे सूझ रहे थे। राजनीति, प्रशासन तथा स्वयंसेवी संस्थान। राजनीति के सर्वांगीण अवलोकन के पश्चात मैंने महसूस किया कि यह मार्ग मेरे लिए कठिन है। इस मार्ग पर जो है अग्रसर होने के लिए पैसा, काम के गलत तरीके तथा गुंडागर्दी जो है अधिक महत्वपूर्ण साबित होते हैं। बिल्कुल छोटे से पद के लिए जैसे सरपंच आदि लाखों रुपये खर्च करने वाले लोगों को मैं देख रहा था। इच्छित पद प्राप्त हो जाने पर जो है आचार संहिता को जो है ताक पर रखकर जो है दुगुना तिगुना पैसा जोड़ने का एकमात्र कार्य करने वालों को भी मैं जो है देख रहा था। नैतिकता की बाह थामकर जो है सेवा भाव से काम करने वाले सच्चे राजनायकों की बर्बादी भी मुझसे जो है छिपी न थी। जिस व्यक्ति के पास जो है जीवन यापन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है और फिर भी वह निस्वार्थ भावना से जो है राजनीति के अखाड़े में उतरता है, जब उसके हिस्से जो है अवहेलना और निराशा ही आती है। इसलिए मुझे जो है यह मार्ग कठिन लगा, परंतु एक सत्य यह भी है कि यदि समाज की सर्वांगीण उन्नति करनी है, तब राजनीति से बेहतर और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। स्वयंसेवी संस्थानों के प्रति मेरे मन में नितांत आदर एवं आकर्षण रहा। वहाँ निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से अखंड जनसेवा की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना था। मेरा एक दोस्त अशोक पिंगले एक सेवाभावी संस्थान में पूरे मनोयोग से जो है कार्यरत है। अपने अच्छे करियर की दृष्टि से जब मैंने इस मुद्दे पर खूब विचार किया, तब इस कार्य में मैं कुछ जो है तुलनात्मक त्रुटियां जो है मेरे ध्यान में आई। एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो है महसूस हुई कि औरों के लिए काम करने से पहले मुझे अपने परिवार के उत्थान का काम करना जरूरी है। स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से जिन बातों को हम लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, उन्हें प्रथम स्वयं के लिए जो है कार्यान्वित करना जो है परम आवश्यक लगा मुझे। इन संस्थानों के कार्य एवं क्षमता की भी एक निश्चित सीमा है। अधिकतर संस्थानों में मैंने पाया कि जो है वे संस्थान तथा उनमें कार्यरत लोग जो है आर्थिक लाभ को अर्जित करने में जो है लगे हैं, अथवा स्वयंसेवी संस्थान में काम करने का विचार भी जो है पीछे छूट गया। फिर भी मन में उपजी एकाध कल्पना को जो है कार्यान्वित करने हेतु अथवा किसी समस्या के समाधान हेतु सेवा भाव से जो है सहायक होने के लिए सेवाभावी संस्थान से बढ़कर जो है दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसे भी मैं अच्छी तरह से जो है समझ गया था। इसके लिए डॉक्टर अभय बंगजी के सर्च नामक जो है सेवाभावी संस्थान का प्रभावी उदाहरण मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अब तीसरा और अंतिम विकल्प बचता है प्रशासन। प्रशासकीय नौकरी का लेने की बात मेरे मन में बहुत पहले से रही थी। प्रशासकीय नौकरी कर लेने की बात जो है मेरे मन में बहुत पहले से रह रही थी, परंतु मन का पक्का निर्णय जो है नहीं हो पा रहा था। विविध मार्ग को जो है ठीक से जाना तथा अथवा अन्य सभी मार्गों को जो है त्याग कर मैं प्रशासन के मार्ग पर जो है निकल पड़ा। बचपन से मेरा पाला पटवारी, तहसीलदार, बीडीओ जैसे लोगों से पढ़ता रहा। मेरी समझ बढ़ जाने पर जब भी मैं अपने आसपास के लोगों के उद्धार की बात पर जो है विचार करता, तो मुझे प्रशासकीय यंत्रणा में जो है अनेक त्रुटियां नजर आती, यानी उनके लागू करने की पद्धतियों में जो है कमियां जान पड़ती। तत्पर तथा लोकाभिमुख प्रशासन के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, यह बात मेरी समझ में आ रही थी। साथ ही मेरे प्रतिदिन के निहित कामों के माध्यम से लोगों की सेवा करने का मौका भी मिल सकता था। खेती, महिला बाल विकास, आरोग्य, शिक्षा आदि को कार्यान्वित करने के मेरे विचारों को जो है अवसर मिलने वाला था। और सर्वाधिक मौलिक बात थी मेरे लिए अत्यधिक गरीबी, अभावों एवं सामाजिक उपेक्षाओं से ग्रस्त मेरे अपने ताई अन्ना के जीवन को जो है वैभवशाली बनाने की, उन्हें समस्त चिंताओं से मुक्त करवाना जो है, उन्हें पूरा आराम देने की अब मुझे मेरा इच्छित मार्ग जो है दिखाई देने लगा था। मार्ग तो
तय हो गया था, परंतु अपने लक्ष्य प्राप्ति का आत्मविश्वास और तैयारी अधूरी थी मेरी। मैं पूरी लगन से सारी जानकारी जुटाने में लग गया। साथ में यह विचार भी पक्का कर लिया कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी करनी होगी। साथ ही अनुसंधान करने का मानस भी था। अपने परिवार को आर्थिक मदद देना, गिरवी पड़े मकान को छुड़वाना और सबसे छोटी बहन प्रतिभा की शिक्षा का प्रबंध करना मेरा मुख्य कर्तव्य था। सारा दिन पढ़ाई करके प्रशासनिक परीक्षा देना मेरे लिए संभव था नहीं। इस स्नातकोत्तर पढ़ाई के बाद पुणे जैसे शहर में और 1 महीना रुक जाना भी मेरे लिए नामुमकिन था। एमएससी के दूसरे वर्ष से ही मैंने नौकरी करने का इरादा पक्का कर लिया था। इसी दौरान अनुसंधान हेतु मिलने वाली छात्रवृत्ति एनईटी जीआर की परीक्षा मैंने दी, व्याख्याता पात्रता की सेट परीक्षा भी दी और साथ ही सेना दल में अफसर पद की सीडीएस परीक्षा भी दी। इन सभी परीक्षाओं में मैं अच्छे नंबरों से सफल रहा। स्नातकोत्तर पढ़ाई के अंतिम सत्र से पहले ही मैं वायुसेना के पायलट ऑफिसर अनुसंधान की छात्रवृत्ति तथा व्याख्याता के पद के लिए चुन लिया गया था। 3 अवसर मेरे हाथ में थे। सारा कुछ मनचाहा हो रहा था। मुझे बचपन में वीरों क्रांतिकारियों की जीवन गाथाएं पढ़ने का खूब मेरा मन लगता था। जीवन में वीरता दिखाने की प्रेरणा उनसे मिलती थी। उन दिनों मुझे सेना में भर्ती होने की गहरी चाह थी। देश के लिए लड़ने, प्राण अर्पण करने की तीव्र इच्छा भी जागी थी। इसलिए सेना में भर्ती होने के लिए आवश्यक जानकारी मैं इकट्ठा करने लगा। उम्र के साथ साथ समझ बढ़ती गई और तब लगने लगा कि सैनिक बनने से बेहतर है सेना में अधिकारी बनना। धुलिया में जिस समय मेरे दोस्त इंजीनियर, डॉक्टर बनने की चाह रखते थे, मैं एनडीए की परीक्षा देने के लिए उत्सुक था। मैं जब इसकी परीक्षा देने गया तब जाना कि सारे पर्चे अंग्रेजी में लिखने होते हैं। मैं पस्त हो गया, क्योंकि मेरी अब तक की पढ़ाई है वो मराठी माध्यम से हुई थी। उनकी वर्दी का, बंदूक, गोलियां आदि का आकर्षण भी कम हो गया था। सीमा पार के शत्रुओं से अधिक खतरनाक जीवन की समस्याएं प्रतीत होने लगी मुझे। जीवन की लड़ाई का महत्व मेरी समझ में आने लगा। सेना की नौकरी मिलने तक मेरे विचार अलग थे और अब ऐसा समय आ गया कि उस नौकरी को स्वीकारना है अथवा नहीं, यह तय नहीं हो पा रहा था। मुझे सिर्फ अपना ही विचार नहीं करना था, बल्कि सारे परिवार की जिम्मेदारी को समझना था, निभाना था। मैं गांव गया और ताई अन्ना से इस विषय पर बातचीत की। उनके दिए हुए जवाब से मेरा मन भर आया। उनके मतानुसार जिस परिस्थिति में वे जी रहे हैं, उस हालात में वे आगे भी निभा सकते हैं। उनकी हालत को देखकर मुझे मेरी इच्छाओं, आकांक्षाओं पर पानी फेरने की जरूरत नहीं है। उनके विचार से मुझे उनकी परिस्थिति पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनके स्नेह दिल उदार विचार सुनकर मैं आवक रह गया। एक प्रमुख समस्या मेरी समझ में आ गई कि यदि मैं हवाई दल में काम स्वीकारता हूं तो आगे उसे त्यागना सर्वथा कठिन होगा। प्रशासन में जाने की इच्छा को, लोगों की सेवा करने की चाह को त्यागना पड़ेगा। अंत में खूब सोच विचार कर मैंने हवाई दल की नौकरी न स्वीकारने का अंतिम निर्णय कर लिया। माता पिता के माथे पर कर्ज का बोझ, गिरवी पड़ा मकान और पूरे लौटने के लिए टिकट के खर्चे की भी परेशानी। ऐसी स्थिति में इतनी अच्छी नौकरी न स्वीकारने का निर्णय अन्य सभी की दृष्टि में मैं एक मूर्खता सिद्ध हो रही। औरों की नजरों में मैं सबको मूर्ख दिखने लगा। दोस्तों की आंखों में कभी कौतुक तो कभी उपहास की भावना झलक जाती। गांव के लोग पूछने लगे, अरे बापू, और कितनी पढ़ाई करोगे? पढ़ पढ़कर पागल होना है क्या? अपने माँ बाप को कब आराम दोगे तुम? अब नौकरी चाकरी में लग जाओ। कहीं अधिक ताई अन्ना को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, खास तौर पर तब जब वे उनसे पैसे लेते थे। मदद देने वाले उनके हाथों पर पैसे रखने से पहले उपदेश अवश्य देते थे। अन्ना, जब बिसात नहीं तो क्यों पढ़ाना लड़के को? उसकी उम्र के लड़के आज कितनी अच्छी कमाई कर रहे हैं। उसे पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ है तुम्हारे पास? बेचारे ताई अन्ना इस पर चुप्पी साध जाते।
मैंने मेरे मन में जो है हजारों सवाल तूफान मचाते। क्या वाकई मुझे मेरे परिवार की फिक्र नहीं? क्या प्रशासनीय स्पर्धा परीक्षाओं में मैं कुछ कर पाऊंगा? क्या मैं आईएएस बन पाऊंगा? क्या इतनी क्षमता मुझ में है भी? अंत में मैंने जो है अनुसंधान करने का निर्णय कर लिया और साथ ही जो है स्पर्धा परीक्षा की तैयारी भी करने लगा। 2 महीनों के अंदर जो है भारतीय सांख्यिकी सेवा का विज्ञापन आया। अन्य दोस्तों के साथ मैंने भी जो है अर्जी भेज दी। मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया और मैं उनमें उसमें जो है पास हो गया। लिखित परीक्षा के बाद जो है मौखिक परीक्षा भी हुई और लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया। मुझे एक अच्छी नौकरी तो मिल गई थी। साथ ही जो है अब इच्छित रहा पर भी मेरे जो है कदम दृढ़ता से जो है आगे बढ़ने, यह विश्वास भी मुझे हो गया। अब इच्छित राह पर भी मेरे कदम दृढ़ता से जो है आगे बढ़ेंगे, यह विश्वास भी जो है मुझे हो गया था। आर्थिक तौर पर अब मैं स्वावलंबी भी हो गया था। अपनी बहन प्रतिभा की शिक्षा का जो है भार वहन करने की क्षमता भी मुझ में आ गई थी। मेरे इस नौकरी के स्वीकारने की वजह से मेरे सांख्यिकी विभाग के लोगों यानी दोस्तों एवं अध्यापकों से बड़ी ही ठंडी प्रतिक्रिया मिली। इसका मुख्य कारण यह था कि शायद ही कोई सरकारी नौकरी चुनता था। शायद उन्हें लगता है कि यहाँ से प्राप्त ज्ञान का ऐसी नौकरी में क्या लाभ, परंतु मुझे जो है यह नौकरी मेरे लक्ष्य की ओर ले जाने वाली एक सुनहरी पीढ़ी जो है एक सुनहरी सीढ़ी प्रतीत हो रही थी। मेरे आदरणीय राजश्री सर तथा देशमुख मैडम ने मेरे निर्णय का जो है समर्थन किया। बड़े भारी मन से मैं पूरे विश्वविद्यालय को त्याग पाया। इसका मुख्य कारण था यहाँ के अध्यापकों का अपने छात्रों के साथ बड़ा स्नेह संबंध। किसी परिवार की तरह ही यहाँ सभी जो है हिल मिल कर रहा करते थे। इस विभाग में जब मेरा जो है पहला कदम पड़ा, उसी पल से मेरा आत्मविश्वास जो है बढ़ने लगा था। जीवन में मैं किसी किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर पाऊंगा, यह विश्वास मुझे मेरे इस विभाग ने दिया था। मेरा व्यक्तित्व उभारने में मेरा यह विभाग मेरा सहायक रहा है। आकाश में उड़ने की क्षमता मेरे पंखों को जो है इस विभाग ने ही प्रदान की है। इस विभाग को छोड़ते समय जो है एक बार अकेलापन से मैं घिर आया। दिल्ली में नौकरी के लिए जाते समय लगा कि मैं किसी दूसरे विश्व में जो है जा रहा हूँ। यह नौकरी मेरे परिवार तथा मेरे गांव की दृष्टि से जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी। गांव की आम मानसिकता यही होती है कि पढ़ाई लिखाई व्यर्थ की बात है, पैसा और सिफारिश के बगैर जो है कभी कोई नौकरी मिलना दूभर है। यह बात उनके दिलों दिमाग में इतनी गहरी बैठ गई कि नौकरी हेतु जो है पढ़े लिखे लड़के को दहेज लेना जो है अनिवार्य माना जाता है और वह पैसा किसी नौकरी को जो है प्राप्त करने में ही लगाया जाता है। इस परिस्थिति का जो है मुख्य कारण यह है कि गांव खेड़ों में पढ़े लिखे बेकार बैठे युवकों की संख्या जो है बड़ी तादाद में पाई जाती है। अधिकांश समय वे अपनी नौकरी न मिलने का दोष पैसा न होने एवं सिफारिश भी न होने के कारणों पर जो है थोप देते हैं। मेरे गांव वालों का पक्का विश्वास था कि मेरे अन्ना की 2 बीघा जमीन में से 1 बीघा जमीन मेरी नौकरी हेतु और दूसरा बीघा मेरी बहन के विवाह हेतु जो है बिकेगा ही। मैंने जो है इस धारणा एवं समस्या को मात दे दी थी। मेरे ध्यान में जल्दी ही यह बात आ गई थी कि छोटी मोटी नौकरियों के हासिल करने में जो अस्थायी गहरा भ्रष्टाचार गांव खेड़ों में अथवा आम महकमों में अपनी जड़ें मजबूती से फैला चुका है, वह बात उच्च स्तरीय पदों में दिखाई नहीं देती है। अपनी क्षमता को जो है सिद्ध करना ही यहाँ पर्याप्त तो होता है। मेरे जो है इस चुनाव से जो है गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। तरुणाई के बीच गरीब किसान परिवारों के बीच यह चर्चा भी चली कि जितना हम सोचते हैं वातावरण उतना बिगड़ा हुआ नहीं है। आज भी मेहनत तथा ईमानदारी का मूल्य बाकी है। शायद हमारे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। और राह मिल गई। देहात में पढ़ने वाले छात्रों की दुनिया ही अलग है। जब तक वह वास्तव जब तक वह वास्तविकता से दूर है, वह सपनों में जीता है। जब एक अलग वास्तविकता से उसका पाला पड़ता है, तब उसके मन को धक्का लगता है। जीवन में सर्वांगीण विकास की उन्नति का एकमात्र साधन ज्ञान प्राप्त करना है। इसी विचार से अमीर गरीब शिक्षित तथा जो है अशिक्षित लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चा स्कूल में दाखिल हो जाने के बाद
माता पिता इसी भ्रम में रहते हैं कि अब उनका दायित्व जो है खत्म हो गया है। गांव खेड़ों में जो है माता पिता की एक ही आस होती है कि अपना बच्चा कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, परंतु वास्तविक परिस्थिति कुछ और ही है। गांव में स्थापित स्कूल अधिकतर छात्रों के लिए न रहते हुए उनके शिक्षकों के लिए ही स्थापित किए गए हैं। ऐसा दृश्य जो है दिखाई देता है। मूलतः वहाँ शिक्षकों को जो है पढ़ाने में कोई रुचि नहीं होती, आस्था भी नहीं होती, उन्हें अपने ही ज्ञान पर जो है पूरा विश्वास नहीं रहता। अधिकांश गुरुजनों के जो है अपने अन्य जो है निजी व्यवसाय होते हैं, उस व्यवसाय से जुड़े एक व्यवसाय जो है पढ़ाना है, ऐसा ही वे मानते हैं। उनकी आपसी चर्चाएं भी जो है इसी निजी व्यवसाय पर होती रहती हैं। यदि इससे समय मिल भी जाए तो गांव के जो है टंटे बखेड़े, विविध झमेले, राजनीति, मनोरंजन आदि से छुटकारा कहाँ। ऐसे माहौल में बच्चों के बौद्धिक विकास का क्या कहें, सारी परिस्थिति जो है सोचनीय ही है। 1960-70 के दशक में जो शिक्षा संस्थान स्थापित हो गए, उनकी बात सर्वथा भिन्न है। उनके स्थापनाकर्ता शिक्षा के प्रति निष्ठावान थे। वे शिक्षा को दान को जो है पवित्र एवं महत्वपूर्ण कार्य समझते थे। वे शिक्षा दान को जो है पवित्र एवं महत्वपूर्ण कार्य समझते थे। उस समय के स्थापित शिक्षा संस्थान आज भी पूरे दमखम के साथ जो है कार्यरत हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि प्रत्येक नेता का जो है अपना निजी शिक्षा संस्थान है। जब सत्ता उनके हाथों में रहती है, तब अनेकों तरीकों को अपनाते हुए वे संस्थान की मंजूरी ले आते हैं और पैसों की लालच अथवा घूस लेकर जो है नौकरों की जो है भर्ती भी करवा लेते हैं। अब तो यह एक जो है गोरख धंधा ही बन गया है। इस कार्य में कुछ नियमों को जो है ताक पर जो है रखकर भी पूरा किया जाता है, परंतु यदि किसी कारणवश संस्थान को मंजूरी मिलने से पहले मंत्री महोदय के हाथों से सत्ता छिटक जाती है, तब स्थानीय नेताओं, स्कूल शिक्षक आदि समस्त जनों को दोबारा सत्ता मिलने तक जो है इंतजार करना पड़ता है। ऐसे अधिकांश स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे तो निराधार रहते ही हैं, परंतु शिक्षकों को भी बगैर वेतन की चाकरी करनी पड़ती है। कई बार संस्थान को जो है मान्यता मिलने पर भी वेतन दिया नहीं जाता। अधिक वेतन के पर्चे पर उनके हस्ताक्षर लेकर जो है उन्हें कम पैसों का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार के अंधेर नगरों में जो है माध्यमिक स्कूल की अवस्था चौपट हो गई है। बिना वेतन काम करने वाले शिक्षकों का जीवन जो है बंधुआ मजदूरों सा हो गया। कई बार तो उन्हें खेती और मजदूरों से भी कम वेतन पर जो है काम करना पड़ता है। उन बेचारों की मानसिक और शारीरिक अवस्था पैसों के अभाव में दयनीय हो जाती है और तब उनका जो है ज्ञान दान का निहित कर्म वे ठीक से निभा नहीं पाते। इनमें एकाध शिक्षक अथवा हेडमास्टर जी ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपना काम खूब मन लगाकर करते हैं और उसका अच्छा असर जो है उनके छात्रों पर दिखाई भी देता है। प्राथमिक स्कूलों में ही बच्चे ऐसे शिक्षकों के अधीन होते हैं जो बेचारे खुद ही अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। स्कूलों का वर्णन तो विदारक ही होता है। टिन की छत वाले सीलन भरे कमरे, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, वाचनालय आदि मूलगामी सुविधाओं का जो है अभाव। ऐसे वातावरण में मूलतः अज्ञानी और पिछड़े वर्ग की बच्चों में अध्ययन के प्रति रुझान कैसे निर्मित होगा भला। आज के स्पर्धात्मक युग में जो है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी क्षमताओं का विकास ऐसे नकारात्मक वातावरण में कुंठित हो जाता है। अब दूसरा विदारक सत्य यह भी है कि स्कूल में ज्ञानार्जन से वंचित रह जाने वाले छात्रगण के लिए ट्यूशन नामक गृह उद्योग की शरण में जाना ही पड़ता है। यानी खेतों में मजदूरी करने वाले जो है अज्ञानी मजदूरों के बच्चे इस महंगी शिक्षा से वंचित ही रह जाते हैं। गरीब माँ बाप कहाँ से पैसा लाएंगे भला। इसी धक्का पेली के आश्रय जो है ग्रामीण विद्यार्थी 10वीं 12वीं अथवा पदवी यानी उपाधि की परीक्षा के बाद अटक जाता है। नए मार्ग की खोज के दौरान जो है उसकी समझ में पहली बार यह बात आती है कि अपने हाथों से जो है अनेक अवसर पहले ही छिटक गए हैं। जो मौके सामने उपलब्ध हैं वे उन्हें अपनी पहुंच से बाहर होने का अनुभव कराते हैं। छात्रों का अब तक का सारा प्रवास एक ही लीक पर चलता रहा था। अब उसे छोड़कर किसी दूसरी राह पर कदम रखने की हिम्मत वह जुटा नहीं पाते। ग्रामीण विभाग के तमाम स्कूलों महाविद्यालयों में कामकाज का एकमात्र उद्देश्य यही दिखाई देता है कि हर साल बच्चे को अगली कक्षा में ढकेलो और अंत में जो है उसके हाथों में एक
प्रमाण पत्र थमा दो बस। आर्थिक उदारीकरण के इस युग में प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा है। नौकरी मिलने के लिए जो एक खास तकनीकी ज्ञान की परम आवश्यकता है, कार्य कुशलता अनिवार्य है। अतः ग्रामीण विभाग से जो है आई तरुणाई इस क्षेत्र में टिक ही नहीं सकती। तब उसके अनपढ़ गरीब माता पिता इसी भ्रम में होते हैं कि बच्चा पढ़ लिख गया है, उसके हाथों में प्रमाण पत्र भी है, तब उसे नौकरी तो मिलेगी ही। जबकि प्रमाण पत्र धारक युवक जो है पग पग पर धक्के खाता है, उसकी समझ में आ गया होता है कि उसने जो है कई अच्छे अवसर खो दिए हैं, फिर उसे जो है दसों दिशाओं से सलाह देने वाले मिल जाते हैं, परंतु सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं मिल पाता। वैसे ही उचित मार्ग खोजने में हुआ विलंब, मार्ग की अनिश्चितता, आत्मविश्वास का अभाव और साधन सामग्री की कमी उसे जो है सताती है। वह परेशान हो उठता है। मेरिट नामक गुणवत्ता हमेशा शहरी महंगे स्कूलों एवं ट्यूशन से जुड़ी होती है। सामान्य गरीब ग्रामीण विद्यार्थियों से वह सौ सौ कोसों की दूरी पर बसती है। अब यदि 10वीं और 12वीं में अच्छे यानी उत्तम नंबर मिलते हैं, तभी जो है आगे अच्छे महाविद्यालयों में दाखिला मिलने की जो है संभावना होती है। अन्य विद्यार्थियों के नसीब में साधारण कॉलेज ही लिखे होते हैं। शैक्षिक गुणवत्ता में मौजूद यह फर्क जो है प्राथमिक स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक जो है सर्वत्र दिखाई देता है। ऐसे निरुत्साही वातावरण में शिक्षा प्राप्त किए छात्रगण तो ईंधन रहित खटारा मोटर जैसे प्रतीत होते हैं। ग्रामीण विद्यार्थीगण बिल्कुल थोड़े से समय में ही जो है नई बातों से जो है आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें स्पर्धा परीक्षाओं से मिलने वाले पदों का गहरा आकर्षण रहता है। यानी यदि उन्हें पुलिस महकमे में अफसर बनने की चाह है, तो वे पुणे नासिक जैसे शहरों में पहुंच जाते हैं। उनके अज्ञान से पुस्तक विक्रेता अपना फायदा करवा लेते हैं। यानी सुंदर सफाई वाली जो है किसी बड़े अफसर की तस्वीर से सजे मुख पृष्ठ की आकर्षक पुस्तकें वे बेचते हैं। पुस्तकों में कई सफल अफसरों के जो है अनुभव आप बीती लिखी होती है। बस यही हथकंडे जो है पुस्तक की जोरदार खपत के और क्लासेज के विज्ञापन के इस आकर्षण से भरमाए उन छात्रों के पास उस समय न विवेक का साथ होता है और न ही विचारों का। पढ़ाई में नियोजन का, आत्मविश्वास का अभाव होने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण स्पर्धक असफल हो जाते हैं। जो छात्र अपने घर में रहकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनकी स्थिति दयनीय होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेतों का काम जो करना पड़ता है, इसी के फलस्वरूप सारा ध्यान परीक्षा पर केंद्रित नहीं हो पाता। मार्गदर्शन के अभाव में इस विषय की तैयारी कहाँ तक करना है, यह समझ में नहीं आ पाता। अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाती है। परीक्षा में बैठने से पहले ही स्वप्न रंजन में खो जाना, अपने आप को अफसर बनाना बड़ा घातक सिद्ध होता है। गांव खेड़ों में बात छिपी रह न पाती है, तब आसपास के लोगों की भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं से सामना भी करना पड़ता है। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, परीक्षा पास होने से पहले ही कहिए तहसीलदार साहब कहकर चिढ़ाते भी हैं। यह सब कुछ सहा नहीं जाता है, पर कोई और उपाय भी नहीं सूझता। अब यदि कोई पूर्व परीक्षा में पास हो जाता है और दूसरी में फेल, तब स्थिति और भी विकट हो जाती है, क्योंकि इस पास फेल के बीच में अंतर को समझाना जो है नामुमकिन सा हो जाता है। ना माता पिता समझ पाते हैं और नहीं पास आस पड़ोसी। फिर सुनने को मिलता है फलाना फलाना ने बड़ी रिश्वत दी और ऊंचा पद जो है पा लिया। जैसे निर्धन की दाल वहां नहीं गलेगी, इसका जवाब असफल प्रत्याशी के पास होता नहीं है। अधूरी पढ़ाई के परिणाम भी दुखदायी होते हैं। कई बार परीक्षा देने के बाद हाथ आई विफलता जीवन का रुख ही बदल देती है। समय के चलते कई अवसर हाथ से छिटक गए होते हैं। उम्र के हिसाब से विवाह हो गया होता है, तब किसी नए उपक्रम को जो है स्वीकारने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आत्मविश्वास डगमगा गया होता है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि ऊंचे पद के लिए लड़का पढ़ रहा है, अधिक दहेज लेकर जो है लड़की वाले अपनी बेटी उससे ब्याह देते हैं। बड़े शहरों के छात्रों की बात अलग होती है, उन्हें अपनी क्षमता आजमाने का अवसर मिलता है, परंतु ग्रामीण इलाके से आए छात्रों की परिस्थिति इनसे भिन्न होती है। पैसों के अभाव के कारण जो है किसी छोटे से कमरे में 4-5 विद्यार्थी
रहते हैं। नहाने की, खाने की व्यवस्था मानो समस्या ही लगने लगती है। प्रतिदिन का समझौता, पर्याप्त पुस्तकों का अभाव, इन्हीं में से यदि एकाध छात्र सभी मुसीबतों का सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तब औरों के मन में फिर नई आस, नई उम्मीद बध जाती है। आस की इसी क्षीण किरण के बल पर वे जीवित रह पाते हैं। प्रशासनिक धांधली तो बहुत बड़ी समस्या है। समय बेसमय आने वाले आयोग के विज्ञापन, रद्द कर दी जाने वाली परीक्षाएं, भ्रष्टाचार के आरोप, न्यायालय में लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे और उसकी वजह से फिर देर से होने वाली परीक्षा छात्रों की सहनशक्ति खत्म कर देती है। इसके बाद का खतरा यानी पर्चे का लीक होना, प्रतिवर्ष पर्चों की रूपरेखा में किया जाने वाला बदलाव आदि से छात्र परेशान हो जाते हैं। यानी तोड़े पाट की नदी में उतर तो गए हैं, उसे पार करना तो कठिन है और लौटकर वापस आना भी मुश्किल है। इसका मुख्य कारण यही है कि जीवन के मौलिक वर्ष इसी लक्ष्य हेतु बीत गए होते हैं। तब सिर्फ स्पर्धा परीक्षा के विचार को सहेजते रहना और परीक्षा में बैठना, यही एकमात्र विकल्प बचता है। अंत में इसी की लत लग जाती है जो छूटने का नाम नहीं लेती। फिर दो विकल्प सामने आते हैं, या तो इस पार रहो या उस पार निकल जाओ, क्योंकि उम्र की देहरी का रोड़ा भी साथ में चलता है। जब मैं पूरे विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, मैंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करता हुआ छात्रों का एक समुदाय ही देखा था। अपना अधिकांश समय वे वहां के बहुत बड़े जयकर ग्रंथालय में बिताया करते थे। दिन भर वे ग्रंथालय में पढ़ते थे और देर रात गए अपने पहचान के किसी छात्र के कमरे में छात्रावास में बड़े लाचारी के बोझ तले सो जाया करते। सुबह उठकर फिर ग्रंथालय की राह निकल जाते। वे हमेशा डरे सहमे लगते, क्योंकि अचानक छात्रावास में जांच होने का डर तथा ग्रंथालय में पहचान पत्र की जांच का डर उन्हें शांति से जीने नहीं देता। यदि कभी यह चोरी पकड़ी जाती तो सारा दिन व्यर्थ हो जाता। दूसरी अहम बात यह भी कि लोक सेवा आयोग की निष्ठापूर्वक तैयारी न करने वाले छात्र भी बहुतेरे होते थे। कुछ विद्यार्थी अपने बेंच पर पुस्तकें फैलाकर बाहर गपशप में लीन रहते, तो कोई कोई हर आधे घंटे में के बाद चाय पीने के बहाने बाहर चक्कर लगा आते। वे अपनी पढ़ाई का दिखावा भी करते थे। जो विद्यार्थी प्राथमिक परीक्षाओं के उत्तीर्ण छात्र होते थे, उनकी अलग शान होती थी, जो बढ़िया कपड़े पहनते और ऊंची आवाज में दो चार जूनियर्स को मार्गदर्शन करते दिखाई देते। उनके आसपास 15-20 लोगों का जत्था जमा रहता था। फिर वे सभी बड़े आश्चर्य से सब कुछ सुनते। उत्तीर्ण छात्र क्या खाता है, क्या पहनता है आदि की वे आपस में चर्चा भी करते। ऐसे जत्थे में मैं भी शामिल रहा करता था। अमीर तबके का एकाध गुट ऐसा भी था जिसमें वे अपने माता पिता की इच्छा के खातिर लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी में जुड़ते थे। उसका दिन बड़े आराम से बीतता था। अधिकांश समय वे मोटरसाइकिल पर चक्कर लगाते हुए राह में चल रहे सौंदर्य को निहारने का काम मनपूर्वक करते थे। फिर यदि समय मिल जाता तो जयकर जयकर ग्रंथालय में भी पहुंच जाते। खूब मन लगाकर पढ़ने वाले परीक्षा की ये तैयारी में जुटे बहुत ही कम विद्यार्थी होते थे। बाकी बचे कुछ छात्र उनके आसपास मंडराते रहते। उनकी सलाह से पढ़ते लिखते, खाते पीते और सोते भी थे। परीक्षा हो जाती और नतीजा भी निकल आता। दूध का दूध और पानी का पानी साफ अलग दिखाई दे जाता। किसी कोने में मन लगाकर पढ़ने वाला छात्र, जिसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं होता था, वह उत्तीर्ण हो जाता। अनुत्तीर्ण छात्र गमगीन हो जाते। नतीजे के बाद कुछ दिनों तक जयकर ग्रंथालय का परिसर कुछ शोकाकुल सा रहता। फिर आपसी चर्चा का विषय अलग रहता। वह उत्तीर्ण छात्र कितना अच्छा है, उससे हमने संपर्क बनाए रखा है, वैसे हमने उसे कितनी सारी मदद की है, आदि आदि चर्चाएं होती। हमारी तैयारी में क्या खामी रहेगी, इसे जांचने के बजाय उसके नोट्स, पुस्तकें आदि पर चर्चा होने लगती। स्पर्धा परीक्षाओं का गहरा आकर्षण और उसका नशा एक अनोखी बात है। कितने ही जीते जागते उदाहरण मैंने पुणे विश्वविद्यालय में देखे थे। मेरा परिचित एक युवक गांव से आया था। माँ अपनी खेती में दिन रात खटती और उसे थोड़े से पैसे भेज पाती। वह जब छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। एकमात्र बहन का विवाह माँ ने
समय से जो है कर दिया था और अब वह बेटे की सफलता की आस लगाए बैठी थी। लगातार चार लगातार 4 वर्षों से उसे असफलता से जो है सामना करते हुए मैंने देखा था। मृदु स्वभाव के इस युवक पर मुझे खूब दया आती थी। दूसरा किस्सा एक ऐसे लड़के का था जो छात्रावास में पैरासाइट बनकर जो है दिन गुजार रहा था। पिता के देहांत के बाद जो है भाई ने उसकी जिम्मेदारी स्वीकार ली थी, उसे इंजीनियर बनाया, परंतु समीर के दिमाग में जो है डीवाईएसपी बनने की जो है सनक पैदा हो गई थी। 3 बार उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। उसकी भाभी अब इस जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहती थी। उनके घर में जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता था। तब समीर जो है घोर चिंता में पड़ जाता, निराश हो जाता। ऐसे समय में उसे समझाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता। पढ़ाई के दौरान जो है मन उम्मीदों से सरोबार रहता है। सफलता आपको जीवन के सुंदर शिखर के दर्शन करवा देती है, परंतु बार बार की असफलता आपको जो है वास्तविकता का भान दिलाती है। यह असफलता कई प्रेमी प्रेमिकाओं को जुदा कर देती है, अलग राह पर जो है निकाल जाने को मजबूर करती है। ऐसे कई विफल जोड़ों को मैंने देखा है। उदय मीनाक्षी का किस्सा, माधुरी दीपक का किस्सा और भी कई लोगों के किस्से जो है भुलाए नहीं भूलते। जब हम उन विद्यार्थियों पर नजर डालते हैं जो पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी में लगे होते हैं, तब उनकी दिनचर्या, मानसिक खींचातानी को जो है बारीकी से देखने पर जो है उनके कठोर परिश्रम का अंदाजा हमें लगता है। स्पर्धा परीक्षा में समाहित विषयों की परिधि बड़ी विस्तृत है। इतिहास से लेकर जो है संख्या शास्त्र तक जो है अनेकों विषयों का ज्ञान अपेक्षित होता है। हर साल नई परीक्षा पर्चे तैयार करने वाले लोग अलग और जांचने वाले लोग अलग होते हैं। एक वर्ष जो है जिस पद्धति से पढ़ाई करने पर अच्छे नंबर मिले हैं, तब अगले वर्ष उसी पद्धति के अवलंबन से उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा होता नहीं है। हर साल किन्हीं खास विषयों में औसत से अधिक नंबर दिए जाने की वजह से परीक्षार्थी भी असमंजस में पड़ जाता है। इसके बाद यदि साक्षात्कार का मौका मिल जाता है तो वहां भी मुसीबतों का सामना करो। परीक्षार्थी को लोक सेवा आयोग के विभिन्न पैनल से जो है सामना करना पड़ता है। इन पैनल में उम्मीदवार की क्षमता को जांचने के नियम मोटे तौर पर भले ही समान दिखाई देते हों, परंतु प्रत्यक्ष रूप से इनमें बड़ा फर्क नजर आता है। यानी यदि कोई उम्मीदवार लगातार 2 वर्षों में 2 पैनल के सामने साक्षात्कार देता है, उसे मिलने वाले नंबरों में भी फर्क आ जाता है। वैकल्पिक विषय के चयन पर परीक्षार्थी का भविष्य निर्भर करता है। भले ही इस यंत्रणा के समस्त घटक किसी एक विद्यार्थी का भविष्य तय नहीं करते हों, फिर भी मोटे तौर पर जो है उसके भविष्य पर जो है असर अवश्य पड़ता है। परीक्षा के नतीजे पर असर करने वाली कई और बातें भी हैं। स्पर्धा परीक्षाएं किन्हीं खास शहरों की बपोती बन गई हैं। साथ ही जो है इनके लिए खास कोचिंग की दुकानों का बाजार भी गर्म है। हजारों छात्र हजारों रुपये खर्च करते हैं और इस प्रकार इस बाजार में बिक रहे मार्गदर्शन को खरीदते हैं। इनके विज्ञापनों के आकर्षण में भरपाए भरमाए विद्यार्थी इस मोह का शिकार हो जाते हैं। स्पर्धा परीक्षाओं में पास होने के लिए क्या कोचिंग की वाकई आवश्यकता है? इसके जवाब में मेरी हाँ भी है और ना भी। समय के साथ परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ रही है और रिक्त स्थानों में कमी आ रही है। इस जानलेवा स्पर्धा में सीमित समय में अधिक विषयों को समझ लेना और पढ़ना जरूरी हो गया है। क्लास लगाने का फायदा यह है कि हमें कम समय में कैप्सूल फॉर्म में किसी विषय की समस्त जानकारी और अध्ययन साहित्य उपलब्ध रहता है और हमें अंदाजा हो जाता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं, क्योंकि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अन्य उम्मीदवारों में हम अपनी तुलना सहज रूप से कर सकते हैं। कई पुस्तकें बहुत महंगी होती हैं, परंतु वे वहाँ उपलब्ध भी रहती हैं। मिल बांट कर उन्हें पढ़ा जा सकता है। देश के कोने कोने से आए छात्रों में से सभी को इस परीक्षा के परिधि का अंदाजा होता नहीं है। क्लास की वजह से वे इससे भी जो है परिचित हो जाते हैं। क्लास की आवश्यकता पर मेरा जवाब ना, 2 वजहों से है।
बड़े शहरों में कोचिंग क्लास में ऊंचे दर्जे का मार्गदर्शन करने वाले सभी लोग नहीं होते हैं। कई जगहों पर जो है इसे शिक्षा का व्यापार ही बना दिया गया है, सिर्फ रुपया कमाने का एक जरिया मात्र। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहना और पढ़ना बहुत ही खर्चीला है। बहुत फिर सामान्य विद्यार्थी तो और मुश्किलों में पड़ जाता है। उसके मन में यह विश्वास होता है कि कोचिंग क्लास में पढ़ने के बाद मुझे सफलता जो है अवश्य मिलेगी, जो एक गलत फहमी भी है। जैसे जैसे तैसे जो है पैसों का जुगाड़ करने पर वह वहाँ दाखिला दाखिल हो जाता है, और असफलता मिलने पर जो है उसके मन को गहरी ठेस तो पहुंचती ही है, साथ ही जो है उसका भविष्य भी बिगड़ जाता है। स्पर्धा परीक्षा के कोचिंग के क्षेत्र में क्लास वालों की भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान उनके तरीकों पर निर्भर करता है। परीक्षार्थी इन्हीं के माध्यम से जो है इन परीक्षाओं से परिचित होते हैं। अधिकांश कक्षाओं के प्रवर्तक इन परीक्षाओं में सम्मिलित होकर उनका अनुभव लिए लोग होते हैं। उनका सही मार्गदर्शन सफलता दिलवा सकता है, परंतु इसके लिए जो है परीक्षार्थी को भी पूरा पूरा ध्यान देना जरूरी है। परीक्षार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है अंत तक अपना आत्मविश्वास बनाए रखना। अपने क्लास के सहपाठियों से निरंतर जो है संपर्क में बने रहने से पढ़ाई में तल्लीनता मिलती है, उसमें इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। स्पर्धा परीक्षाओं के नतीजे घोषित हो जाने के बाद कोचिंग क्लास वालों की एक अलग प्रकार की दौड़ धूप जो है शुरू हो जाती है। तमाम सफल विद्यार्थियों के नामों का विज्ञापन के जरिए उपयोग करने की उनमें होड़ मच जाती है, भले ही कोई सफल उम्मीदवार दाखिले से पहले जो है उनके पास सिर्फ पूछताछ के लिए ही क्यों न गया हो। उसके नाम को उसके नाम का इस्तेमाल वे अवश्य करेंगे ही। अपने क्लास की बेजोड़ सफलता का दिखावा करने हेतु जो है उन सभी के नामों का इस्तेमाल करने से वे चूकते नहीं हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि विज्ञापन हेतु उत्तीर्ण प्रत्याशी के साथ जो है सौदेबाजी भी चलती है। सच तो यह है कि परीक्षा की परिधि और तरीका जो है देखने के बाद जो है यही सिद्ध होता है कि सिर्फ क्लास के भरोसे सफलता पाना संभव नहीं है। दूसरा कटु सत्य यह है कि दिनों दिन क्लास की फीस जो है तेजी से बढ़ती जा रही है, जो आम विद्यार्थी की पहुंच से बाहर है। बड़े शहरों में पढ़ाई की सुविधा अवश्य उपलब्ध है, परंतु खर्चा भी उतना ही अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है अच्छे मार्गदर्शन के प्रति जो है अच्छे संस्थानों का स्थापित होना बहुत जरूरी है, जहां स्पर्धा परीक्षाओं के मार्गदर्शन के साथ साथ अन्य व्यवसाय भिमुख पाठ्यक्रम, व्यक्तित्व विकास तथा विविध क्षेत्रों के संस्थानों, छात्रवृत्तियों तथा अर्थ सहायता के प्रति भी मार्गदर्शन मिले। लोक कल्याण हेतु ऐसे संस्थान स्थापित करने से प्रादेशिक असंतुलन कम करने में मदद मिलेगी। इस कदम को उठाने के लिए जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे उपक्रम सिर्फ बड़े शहरों में ही दिखाई देते हैं, जिनमें से अधिकांश संस्थान जो है सिर्फ कमाने के उद्देश्य जो है से कार्यरत रहते हैं। समय ऐसा आ गया है कि आज की तरुणाई को जो है अपनी स्कूल तथा जो है महाविद्यालयीन शिक्षा के दौरान जो है चौकन्ना होने की जरूरत है। हमें अपने जीवन में आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, यदि यह पक्का तय हो जाता है तब पूर्व तैयारी के लिए जो है समय भी मिलता है। समय से सही राह चुनने से जो है कृत्रिम टॉनिक की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस सत्य को जो है कई युवक युवतियों ने जो है सिद्ध कर दिखाया है। इनमें जो है महाराष्ट्र के विशाल सोलंकी, किरण गीते, अमित तेलंग जैसे और भी कई नामों का जो है समावेश है। स्पर्धा परीक्षा देने का विचार मेरे मन में जो है उस समय उपजा जब मैं उपाधि के अंतिम वर्ष में था, परंतु इसके लिए जो है क्या करना पड़ता है, लंबे समय तक जो है इसका संभ्रम जो है लंबे समय तक मन में जो है बना रहा। उस समय सुना था कि आईएएस होने के लिए जो आदमी को मूलतः बहुत ज्ञानी होना चाहिए, जिनकी पढ़ाई जो है बढ़िया स्कूलों एवं जो है महाविद्यालयों से हुई है, जो हमेशा मेरिट में रहे हैं, वे ही जो है इससे पार पा सकते हैं। ऐसे सफल विद्यार्थियों के साक्षात्कारों को पढ़ने पर मन में हीनता की भावना निर्मित हो जाती है। क्या मैं इतना बुद्धिमान हूँ? क्या मेरी क्षमता इतनी है भी? मैं जो सपना देख रहा हूँ या संजो रहा हूँ, क्या वह मेरे बस की बात है? ऐसी अनेक विध आशंकाएं जो हैं मन को घेर लेती हैं।
फिर पुस्तकों में पढ़े हुए बड़ों द्वारा सुनाए गए किस्से, उदाहरण मुझे जो है ऐसी आशंकाओं से उबार भी लेते हैं। फिर विश्वास होने लगता है था कि दृढ़ निश्चय के कठोर अथक परिश्रमों के बल पर जो है अपने उद्देश्य को हम अवश्य पूरा कर सकते हैं। कई छोटी बड़ी जो है कठिना घटनाओं ने मेरी मानसिकता को बल दिया। क्रीड़ा के क्षेत्र में के उदाहरण, स्पर्धा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए साधारण परिवार के छात्र मेरी प्रेरणा बन गए। जब मैं पुणे में पढ़ रहा था, आनंद पाटिल नामक एक देहाती विद्यार्थी को आईएएस में मिली सफलता देखने पर मेरी समझ में यह बात आ गई कि हम दोनों का विगत जीवन एक समान ही रहा है। उसकी सफलता से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। वह मूलतः कला शाखा का विद्यार्थी था। पुणे विश्वविद्यालय के अहाते में उससे मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उसके द्वारा लिखे गए नोट्स को पढ़ा और तब जाना कि आईएएस होने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं अथवा किसी खास जगह से आने की भी जरूरत नहीं। स्पर्धा परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्येक प्रत्याशी की तुलना मैं अपने से कर लेता था। उसने जो है प्राप्त किए नंबर, उसकी उम्र, अर्जित उपाधियां, उसके द्वारा किए गए प्रयत्न एवं परिश्रम, उसकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति आदि की तुलना। यानी बुद्धिमान छात्रों की तुलना में अपने आप को परखने में मुझे कोई संकोच होता न था। मेरे देखते ही देखते पांडुरंग पोल, विजय पिंगले, नीलकंठ सेलके, राजेश स्वामी आदि की बेजोड़ सफलता जो है इसका प्रमाण है। वे सभी साधारण जो है परिस्थिति वाले परिवारों के छात्र थे। उनकी सफलता ने मुझ में नया उत्साह भर दिया। मेरी हर तरह की असमंजसता दूर हो गई और मैंने अच्छी तरह से समझ लिया था कि सफलता पाने की कुंजी है सिर्फ सही दिशा में किए गए सही प्रयत्न, अपार मेहनत और संपूर्ण आत्मविश्वास। छात्र की जो है आर्थिक सामाजिक स्थिति से उसके द्वारा झेली गई समस्याओं का इन परीक्षाओं की सफलता से कुछ लेना देना होता नहीं है। किसी की सहानुभूति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कठोर परिश्रमों से जो कुछ भी हासिल होगा, सिर्फ वही मेरा हिस्सा है। इस बात को मैंने मन ही मन जो है स्वीकार लिया था और अंत में अपने मन को यह भी समझा लिया था कि तुम शून्य से ऊंचे उठने की जी तोड़ कोशिश में लगे हो। यदि कुछ हासिल हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि तुम्हें दोबारा अपने अपने शून्य के पास लौटना पड़ा तो ये तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। मेरे विचारों में एक और भी खास परिवर्तन आता गया। ईश्वर तथा भाग्य पर निर्भर रहने की मेरी मानसिकता बदलती गई। अपने कठोर परिश्रम पर मेरा विश्वास बढ़ता गया। इस परिवर्तन के लिए थोड़ा समय मुझे अवश्य लगा, परंतु अपने सही कार्य और परिश्रमों के प्रति मेरी दृढ़ता और बढ़ती गई। अपने घर में अपने बचपन से मैं धार्मिक वातावरण में पला बड़ा हूँ, इसीलिए इस प्रकार के विश्वास से दूर हटने में मुझे कुछ समय अवश्य लगा। मेरे मन में एक ऐसा नया विश्वास भी जागा कि हर अच्छी करनी में कार्य में ही ईश्वर का वास होता है। ईश्वर मात्र अच्छाई का प्रतीक है। अनादिकाल से जो है मनुष्य को अलौकिक अद्भुत गुणों के प्रति गहरा आदर और आकर्षण रहा है, क्योंकि सामान्य जनों में यह गुण पनप नहीं पाता। सद्भाव और अच्छाई भरा आचरण मनुष्य में देवत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्वास बढ़ता गया। भगवान की मूर्ति के सामने घंटों भजन कीर्तन नाम स्मरण करने के बजाय जो है उपेक्षित समस्याओं मुश्किलों को सुलझाने के बाद जो है उनके चेहरों पर जो संतोष और खुशी दिखाई देती है, उसी में देवत्व के अंश का आभास होता है, ऐसा मेरा मानना है। स्वामी विवेकानंद ने इस विचार को जो है प्रस्तुत भी किया है। इसी विचारधारा के अवलंबन से मैं अपने लक्ष्य से विचलित न हो पाया। अपनी असफलता का दोष मैंने जो है किसी के माथे थोपा नहीं। अपने आप के प्रति मैंने टीकात्मक दृष्टिकोण को अपनाया, जिसकी वजह से मैं अपनी क्षमताओं का विनियोग उचित तरीके से जो है कर पाया और अपने अंदर समाहित खामियों को दूर कर सका। संघ लोक सेवा आयोग की जो है परीक्षा में भी मैं कई बार असफल रहा, परंतु जो है प्रत्येक असफलता के बाद मैंने अपनी अध्ययन पद्धतियों में और विषयों की तैयारियों में सुधार भी किए। जो बातें मेरे बस के बाहर की थी उनकी ओर मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी का आरंभ मैंने पुणे विश्वविद्यालय में किया। जयकर ग्रंथालय में बैठकर जो है अध्ययन करने वाले छात्रों से मैंने जो है बहुत कुछ सीखा। लोक सेवा आयोग का एक भूतपूर्व छात्र प्रवीण चौहान
पुणे यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थापित खैर वाईमय वन के एक खाली कक्ष में मार्गदर्शन करता था। समय मिलते ही मैं भी वहां जा बैठता। अन्य छात्रों की अच्छी तैयारी तथा उनकी शैक्षिक सामग्री देखकर मैं निराश सा हो जाता था, क्योंकि मैं वहां नया नया छात्र था और बाकी कोई भी मुझसे साझेदारी करने को उत्सुक नहीं था। उस समय मेरी जूनियर रिसर्च फेलोशिप बहाल हुई थी और मैं एमफिल में दाखिल हो गया था। सभी को स्पर्धा परीक्षा की तैयारी में जुटा देखकर मैं छटपटा जाता, क्योंकि मुझे इस पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। मेरे मार्गदर्शक आदरणीय राजश्री सर मेरी दुविधा मन स्थिति को खूब समझ रहे थे, परंतु वे भी मदद करने में सक्षम नहीं थे। अनुसंधान करने वाले हम सभी छात्र जब मासिक वेतन हेतु अपने मार्गदर्शकों के पास संबंधित पत्रक पर हस्ताक्षर करवाने जाते थे, तब बड़ा मजा आता था, क्योंकि नियम ऐसा था कि काम में यदि कुछ प्रगति है तभी हस्ताक्षर होंगे और तभी वेतन भी मिलेगा। हम सभी छात्र हर महीने के अंतिम 5 दिनों में थोड़े से काम का जुगाड़ कर लेते थे और मार्गदर्शक जी का मूड देखकर धीरे धीरे से पत्रक उनके सामने रखकर हस्ताक्षर करवा लेते। पढ़ाई के साथ साथ और भी कई कामों ने हमें व्यस्त कर रखा था। यानी हंसी मजाक के साथ साथ लड़के लड़कियों एवं अध्यापकों पर कमेंट करने में समय बीतता था। इसके बाद इधर उधर डोलना, सोना, पुस्तकों को करीने से लगाना और इसके बाद यदि समय बच जाता तब विभाग में आयोजित व्याख्यान में उपस्थित भी हो जाना। हमारे विभाग में घटित घटनाओं से भी हमें खूब आनंद लेते थे। स्नातकोत्तर कक्षाओं में नए छात्र छात्राओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम पर सौंपी जाती थी और तब चर्चा का नया विषय भी अनायास मिल जाता था। कौन कैसी है आदि आदि। चाय के बहाने पर हम ओपन कैंटीन में घंटों चिपके रहते। पढ़ाई के अलावा धरती पर विद्यमान सभी विषयों पर चर्चा करने का ठेका हमने ले रखा था। जब मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं आईएएस की परीक्षा में रुचि ले रहा हूँ, क्लास में भी हाजिरी लगा लेता हूँ, तब तो मेरी भी खिल्ली उड़ाई जाने लगी। हसूड़ स्वभाव का जलील और शैतानी में माहिर संभाजी डाले सारे वातावरण में जान डाल देते थे। इस सब के बावजूद मेरे अंतर्मन में डोल रहे अनिश्चितता के बवंडर की वजह से मैं अपनापन सा बना रहता। इस सब के बावजूद मेरे अंतर्मन में डोल रहे अनिश्चितता के बवंडर की वजह से मैं अपनापन सा बना रहता। सारी धक्का पेली में 3 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मैं भारतीय सांख्यिकी सेवा की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और मुझे साक्षात्कार के लिए चुना गया था। मौखिक परीक्षा दिल्ली में थी। मुझे दिल्ली जाने का मौका मिलेगा ऐसा तो मैंने सपने में भी न सोचा था। मेरे साथ मेरे एक सीनियर को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, इसलिए मैं कुछ चिंता मुक्त हो गया था। बाद में उसी सीनियर ने मेरे टिकट की एवं वहां रहने की व्यवस्था कर दी। जीवन में पहली बार मैं आरक्षित डिब्बे में प्रवास पर निकला था। इससे पहले मेरी ऐसी हैसियत तो थी ही नहीं। आरक्षित तथा अनारक्षित में मौजूद फर्क मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। इससे पहले 1-2 बार सेना दल में इंटरव्यू का बुलावा आने पर उस महकमे द्वारा आरक्षित डिब्बे के किराए का प्रावधान होने पर भी पैसों के अभाव में मैं अनारक्षित डिब्बे में ही सफर करता रहा। एक बार बेंगलोर में इंटरव्यू देकर मैं हैदराबाद से होता हुआ नागपुर की ओर निकला था। किसी रैली की वजह से हजारों की तादाद में प्रवासी सिकंदराबाद में घुस गए। भीड़ मच गई। रात भर एक पैर पर खड़े होकर नागपुर तक का प्रवास किया था मैंने। उन दिनों मेरी बड़ी बहन अक्का नागपुर में थी। मेरी नौकरी लग जाने के बाद जब भी रेल से प्रवास करने का मौका मुझे मिला, मुझे आम जनता के साथ प्रवास करना ही अच्छा लगा, क्योंकि सही भारत का दर्शन वही होता है। जीवन में जब पहली बार मुझे वातानुकूलित डिब्बे में प्रवास करने का अवसर मिला, मुझे वहां की निशब्दता, आपसी दूरी बड़ी अजीब लगी। इस प्रकार की व्यवस्था मेरे मन को रास न आई। आगे जब भी कभी ऐसा मौका मिलता, मेरे सभी दोस्त वातानुकूलित डिब्बे में प्रवास करते और मैं आम आदमी के साथ प्रवास का आनंद लेता था। दिल्ली में हम दोनों एक सांसद के निवास स्थान पर ठहरे थे। संकुल लोक सेवा आयोग वहां से नजदीक था, अतः हमें कोई परेशानी उठानी न पड़ी थी। जैसे अनेक लोग वहां ठहरे हुए थे। सांसद से कहीं अधिक और रौब उनके चाटुकारी झाड़ रहे थे। साक्षात्कार का दिन आया। मेरे जीवन में इंटरव्यू नामक चीज
नहीं नहीं थी, परंतु संघ लोक सेवा आयोग के सम्मुख पहली बार जाने वाला था। मन में डर समाया हुआ था। उस दिन वहां और भी कई प्रत्याशी आए हुए थे। उनसे बातचीत करने पर मेरा मन कुछ हल्कापन महसूस करने लगा। उनमें से एक युवक था, नागचंद्रन, जिसने लुंगी पहनी थी और वह तमिलनाडु से आया था। मेरा साक्षात्कार कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। 1 महीने बाद परिणाम आया। मैं चुन लिया गया था। बेहद खुशी का समाचार एवं अत्यधिक खुशी का दिन। उस पल उस समय की चिंताओं से मुझे मुक्ति मिल गई थी। मेरी आर्थिक समस्या तो हल हो गई थी और साथ ही मैं आईएएस की तैयारी भी कर पाने वाला था। मेरी यह सफलता मेरे माता पिता को भी चिंता मुक्त करने वाली थी। उन्हें इसी बात की सर्वाधिक खुशी थी कि किसी के तलवे चाटे बगैर उनके लाडले को सरकारी नौकरी मिल गई, और वह भी ऊंचे पद की। मेरे गांव में मेरी नौकरी एक चर्चा का विषय बन गई। अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे थे। किसी बड़े व्यक्ति के आशीर्वाद का फल है, किसी ने अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की ओर देखकर नौकरी लगवा दी होगी, आदि आदि। इससे पहले हमारे परिसर में ऐसा ही सब कुछ होता आया था, अथवा यह सारा सौभाग्य था। धीरे धीरे अटकलों का बाजार ठंडा होता गया और धीरे धीरे से सत्य सामने आने लगा। इस सफलता से मुझे सर्वाधिक संतोष इस बात से मिला कि मेरे परिसर में बसने वाली तरुणाई के मन में आत्मविश्वास का बल जागा। मेरे आईएएस होने के बाद तो उन्हें विश्वास हो गया और वे नई प्रेरणा से जागृत हो गए। प्रशासकीय सेवा में आ जाने के बाद मुझे लगा था कि अपने गांव के लोगों के लिए मैं कुछ ठोस काम कर पाऊंगा। दरअसल ऐसा कुछ करने के उद्देश्य से ही मैंने इस क्षेत्र को चुना था। परंतु जल्दी ही मेरे ध्यान में आ गया कि लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना, उनका उद्धार करना आसान काम नहीं है, फिर चाहे वह एक छोटा सा गांव ही क्यों न हो। धीरे धीरे मार्ग दिखाई देने लगा। धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया कि अपने गांव से दूर रहकर भी मैं अपने गांव की तरुणाई के लिए काम कर सकता हूँ। उन्हें अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र के नए विचारों से, खेती से संबंधित तकनीक से, नई नई राहों को अपनाने के तरीकों के प्रति उन्हें मार्गदर्शक दिया जा सकता है। शिक्षा, आरोग्य तथा खेती से संबंधित प्रचलित नए विचारों को तकनीक को उन तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसा विश्वास मुझ में निर्मित हो गया। परंतु मेरे गांव के लोगों की मुझसे सर्वथा भिन्न अपेक्षाएं थी। मेरे चुने जाने के बाद उन्हें लगा कि मैं उन्हें नौकरी दिलवा सकता हूं। परिवारों के और गांव के निजी टंटों, बखेड़ों, झगड़ों का निवारण मैं कर सकता हूं। राजकीय टंटों में हस्तक्षेप कर सकता हूं। साथ ही और भी कुछ कर सकता हूं, आदि आदि। जीवन में कभी कभी कभार अच्छी अथवा बुरी घटनाओं की एक श्रृंखला ही शुरू हो जाती है। भारतीय सांख्यिकी सेवा में चुने जाने के बाद मात्र 1 महीने में आईएएस की लिखित पूर्व परीक्षा भी सफल हो गया। भारतीय सांख्यिकी सेवा में चुने जाने के बाद मात्र 1 महीने में मैं आईएएस की लिखित पूर्व पूर्व परीक्षा में भी सफल हो गया। इससे 4 महीने पहले वायुसेना में मेरा चयन हो गया था। साथ ही कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति जेआरएफ भी मुझे प्राप्त हो गई थी। इन तमाम सफलताओं के 1 वर्ष मुझे पूर्व मेरी अवस्था उस प्राणी सी थी जो रेगिस्तान में पानी की खोज में मारा मारा फिरता है। आईएएस की पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा, इसका यकीन मुझे नहीं था। उसके 10 दिनों के अंदर मुझे भारतीय सांख्यिकी सेवा की नौकरी में चुने जाने का पत्र मिला। मेरी भागदौड़ बढ़ गई। मन में संजोए सपने की आईएएस की पहली सीढ़ी में मैं पार कर चुका था, और तभी जीवन की तमाम समस्याओं का निवारण करने वाली संजीवनी नौकरी के रूप में मुझे मिल गई थी। बहुत ही जल्दी मैंने अपनी छात्रवृत्ति से इस्तीफा दे दिया और अपने प्रिय विभाग को दोस्तों सहित राम राम भी कर लिया और निकल पड़ा। आईएएस की मुख्य परीक्षा के लिए सांख्यिकी के साथ साथ मुझे एक और वैकल्पिक विषय को चुनना था। मराठी साहित्य मेरा मेरा रुझान होने की वजह से मैंने दूसरा वैकल्पिक विषय मराठी साहित्य को चुना। पूरे विश्वविद्यालय के मेरे अंतिम दिनों में संग्राम पाटिल भी मेरे साथ रहने के लिए आ गया था। इसके दिमाग में भी आईएएस बनने की झक सवार हो गई थी, और अथवा वह मराठी वाड्मय की कक्षा में जाया करता था। वैकल्पिक विषय के तौर पर किसी अन्य विषय को चुनने का कोई विकल्प मेरे सामने न था, क्योंकि अन्य विषयों की जानकारी जुटाने का ना तो समय मेरे पास था और न ही साधन सामग्री जुटाने का। अथवा मेरे लिए उपलब्ध साधनों सहित मैं दिल्ली रवाना हो गया। दिल्ली जाने से पहले मुझे यह जानकारी मिली थी कि मुख्य लिखित परीक्षा के लिए थोड़ा सा समय मांग लेने की सुविधा मिल सकती है। मुझे बड़ी राहत मिली। मैं अपने चचेरे भाई बापू को साथ लेकर जलगांव
गया और वहां से जो है दिल्ली निकल गया। सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय में जो प्रशिक्षण विभाग के विभागीय अधिकारी से मैंने बातचीत की। मुझे ज्ञात हुआ कि वे सचिव पद पर जो कार्यरत हैं, अतः उनसे मैं अत्यंत आदर से पेश आया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो मुझे 1 महीने की मोहलत दी। वैसे मुझे जो है मुख्य परीक्षा पर समाप्त होने तक का जो है समय चाहिए था, परंतु बात बनी नहीं। बाद में जब मैं इस विभाग में नौकरी पर जो है लग गया, तब ध्यान में आया कि सचिव का जो है पद इस गहरे सागर में मात्र एक छोटी मछली ही होता है। मैं पुणे लौट आया और पढ़ाई में जुट गया। पढ़ाई के दौरान जब उस क्षेत्र का जो विस्तार देखा, तब मन में आशंका जागी कि क्या सारा कुछ कम से कम एक बार भी पढ़ पाऊंगा या नहीं। मैं अपने आप पर बड़ी शर्म आ रही थी। अध्ययन की पूरी सामग्री का भी अभाव था मेरे पास। देखते-देखते 1 महीना बीत गया और मैं पुणे से दिल्ली रवाना भी हो गया। नौकरी में अपने पदभार भी संभाल लिया। देश के कोने-कोने से आए प्रत्याशी जो है बड़ी शान के साथ जी रहे थे। वहाँ का कूल वातावरण जो है वहाँ का कुल वातावरण बड़ा आरामदायक था। प्रशिक्षण तो नाम मात्र का था। बीच-बीच में जो है एकाध अफसर हाजिर लगा जाते थे और मुख्य विषय के बजाय जो है अन्य मुद्दों पर जो है देर तक जो है बातचीत करते रहते। अधिकांश समय वे यही बात सुझाते रहते कि इस नौकरी में कोई दम नहीं है। नौकरी की खामियों की ओर निर्देश करते और साफ शब्दों में जताते थे कि आप सभी ने जो व्यर्थ इस नौकरी को जो है स्वीकार लिया है और अपने जो है आपको जो बड़ा नुकसान भी करवा लिया है। उस माहौल में हमें जो है मुश्किल से जो एक अथवा दो ऐसे अधिकारियों का से जो है मार्गदर्शन मिला जो सकारात्मक जो है विचार रखते थे। मैं वहाँ खूब बेचैन बेचैन हो गया। आईएएस की परीक्षा का विचार मन से जान जान रहा था। दम घुटने लगा था। कोई मार्ग नजर ना आ रहा था। मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी ने सुझाव दिया कि कोई बहाना बनाकर जो है छुट्टी ले लो और पढ़ाई में जो है जुट जाओ। उनके विचार से तो मुझे परीक्षा देने के बाद ही जो है यहाँ आना चाहिए था। 2 दिनों तक मैं विचार करता रहा। आईएएस होना ही मेरा जो है परम लक्ष्य तय हो गया था। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेने की मैंने ठान ली। समय अनुसार जो है माँ की बीमारी की फर्जी टेलीग्राम भी आ गया, जिसके आधार पर जो है 2 दिनों की छुट्टी लेकर मैंने जो है राहत की सांस ली। उसी दरमियान मुझे मेरा पुराना दोस्त जुनैद फारूक भी मिल गया। उसके और मेरे वहाँ रहने की सुविधा हो गई थी। पुणे निवासी श्री मराठे जी के सरकारी निवास में हम दोनों रहने लगे थे। इसके बावजूद मेरा मन जो अस्थिर हो गया था। मन में निरंतर यही डर सता रहा था कि यदि अपने खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती, तब क्या होगा? क्या मुझे नौकरी से खारिज तो नहीं होना पड़ेगा? फिर क्या होगा? मैं विचलित सा हो गया। अध्ययन की पूरी सामग्री का न होना, पैसों का अभाव आदि परेशानियों का साथ तो था ही। फिर भी मैं दिन रात पढ़ाई करता रहा। कभी कभी मन में यह आशंका भी गिर जाती कि क्या मेरी आईएएस की उम्मीदों पर जो है पानी तो नहीं फिर जाएगा? कहीं यह मेरे बस के बाहर की बात तो नहीं? उसी समय मुझे मेरे विभाग से जो पत्र आया कि तुरंत जो है काम पर हाजिर हो जाओ। मैं घबरा गया। पीछे लौटना मुमकिन था नहीं। मैं मन में सोचा कि यदि यह नौकरी हाथ से निकल जाती है तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और कर लूंगा। पुणे लौटकर जो अनुसंधान में जो है लग जाऊंगा, परंतु यह परीक्षा जो है हर हालत में देनी ही है। मेरे तत्कालीन अफसरों ने भी मुझे जो है सबक सिखाने की जो ठान ली। बापू द्वारा भेजा गया मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने स्वीकारा नहीं, बल्कि मुझ पर जो है अनुशासन के तोड़ने का आरोप लगाते हुए मुझ पर जो है कार्रवाई भी की। मेरी मानसिक स्थिति बड़ी विचित्र हो गई थी। कुछ सूझ न रहा था। उसी हालत में मैंने जो है परीक्षा दी। काम चलाऊ पढ़ाई के जो है आश्रय ही पर्चे लिखे। उसी समय एक वरिष्ठ जो है परीक्षार्थी से मुलाकात हो गई। उन्होंने समझाया कि परीक्षा देने से पहले जो है अपने कार्यालय को जो है सूचित करना और अनुमति लेना जो है परम आवश्यक होता है, वरना सारा प्रयास जो है व्यर्थ हो जाता है। कार्यालय जो है आपकी उम्मीदवारी को रद्द करने के आदेश जो है संघ लोक सेवा आयोग को दे सकता है। यह सुनकर तो मैं दहल गया। कुछ पलों के लिए जो स्तब्ध भी हो गया। उसी मन स्थिति में मैंने जो है बचे हुए पर्चे लिखे। परीक्षा समाप्त हो जाने पर जब मैं दोबारा काम पर हाजिर हुआ, तब ध्यान में आया कि दफ्तर के मेरे सहकारी मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो मैं कोई चोर हूँ। चोरी छिपे जो है इम्तिहान देने के लिए मैं मजबूर हो गया था। मैं जानता हूँ कि यह मेरी गलती थी, जिसका मुझे अफसोस भी रहा, परंतु मुझे ऐसा करने के लिए जो है क्या उन्होंने मुझे बाध्य न किया था? परीक्षा के बाद काम पर हाजिर होने की इजाज़त वे खुशी और सहज रूप से दे सकते थे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। फिर मुझे जो है फिर मुझे भी टेढ़ी उंगली से जो है घी निकालना पड़ा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे भी कई कारण हैं। किसी की मदद करने के लिए मनुष्य की मानसिकता का रुख महत्वपूर्ण होता है। अपने अनुभवों से मैंने जो जाना कि इन सहकारी महकमों में यदि कोई
कोई अपनी मेहनत के बल पर जो है आगे जाना चाहता है तो अन्य सहकारी वह सह नहीं पाते हैं। हर तरफ की जो है रोड़े डालने के लिए वे उत्सुक रहते हैं। इस स्पर्धा परीक्षाओं में जो है आईएएस पद का जो है अनन्य साधारण महत्व है। इस पद के जो है अधिकारियों को सर्वाधिक मान मिलता है और अन्य किसी भी ओहदे से जो है सर्वाधिक अधिकार भी उन्हें प्राप्त रहते हैं। कई बार आईएएस के पद से जो है भ्रष्टाचार मिथ्या अभियान को जोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है अन्य सभी महकमों के उच्चाधिकारियों के मन में इस पद पर जो है विराजमान जो है अधिकारियों के प्रति द्वेष की भावना उपजती है और यह भावना दृढ़ हो जाती है। मेरे प्रशिक्षणार्थी की वही समस्या रही। उन्होंने भी जो है आईएएस होने की कई बार कोशिश की, परंतु दुर्भाग्य से वे नाकाम रहे। समय के चलते उनके मन में जो है आईएएस शब्द के प्रति जो है नफरत पैदा हो गई। जब उन्हें इस बात की खबर लगी कि मैं गैर हाजिरी रहकर जो परीक्षा में सम्मिलित होने गया था, वे आग बबूला हो गए। मुझे सजा देने के लिए उन्होंने अग्नि कार्रवाई जो है आरंभ कर दी। बड़ी मुश्किल से मैं काम पर हाजिर हो पाया। कुछ दिनों तक मेरा वेतन रुक जाने की वजह से अगले 3-4 महीने जो आर्थिक तकलीफ को भी झेला था। कार्यालयीन मूलभूत प्रशिक्षण हेतु मुझे मुंबई, भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, कोलकाता आदि जगहों का दौरा जो है करना पड़ा था। उन दिनों में मसूरी में था जब मेरी परीक्षा का नतीजा आया था। दुर्भाग्यवश मैं असफल ही रहा। दफ्तर का काम, घर का भी काम, गांव की ओर से परिवार की चिंता, समय का अभाव आदि की वजह से मेरी पढ़ाई जो है उचित तरीके से हो नहीं पा रही थी। जब भी समय मिलता मैं पढ़ता रहता, परंतु मेरे वे प्रयत्न जो है कम ही रहते। मसूरी में रहकर मैंने फिर से पूर्व परीक्षा दी। मुख्य परीक्षा के नतीजे की घोषणा तथा अगले वर्ष की जो है पूर्व परीक्षा के बीच का समय सिर्फ 2 महीने का होता है। अतः मुख्य परीक्षा के नतीजे की प्रतीक्षा न करते हुए मैं पूर्व परीक्षा की तैयारी में जुट गया। इस परीक्षा के लिए मेरा विषय जो है संख्या शास्त्र ही था। अपने रुचि का विषय होने के बावजूद पता नहीं कैसे मेरे प्रयत्न जो है कम पड़ गए, जिसकी कीमत जो है मुझे चुकानी पड़ी। पूर्व परीक्षा में मैं असफल रहा। इस असफलता से मैं घोर निराश भी हो गया। अपनी क्षमता के प्रति मैं चिंतित भी हो गया। जिस दिन नतीजा घोषित हुआ, मैं कोलकाता में था। मेरा मन दुख से भर गया और मैं अकेले ही जो है विक्टोरिया मेमोरियल में जा बैठा। खुद खुद का सांत्वना देता रहा। मन ही मन जो है सत्य को स्वीकार लिया कि पढ़ाई के लिए नहीं मैंने पर्याप्त समय दिया और नहीं इम्तिहान की कड़ी तैयारी की। इस विषय को कितना समय और महत्व देना है, इसका जो है नियोजन भी न किया था। जो है तीव्र इच्छा जो है मात्र से आईएएस होना कदापि संभव नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए सूत्रबद्ध प्रयत्नों का ही अवलंबन करना होगा और फिर से कड़ी मेहनत करनी होगी। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा देने वालों के लिए जो पूर्व परीक्षा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण सीढ़ी मानी जाती है। कड़ी स्पर्धा, बहुविकल्पीय प्रश्नों की वजह से यह बहुत कठिन मानी जाती है। इसकी परिधि भी विस्तृत है। इतिहास, अर्थशास्त्र से जो है लेकर प्रतिदिन की जो है विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। परीक्षा का सीमित समय, प्रश्नों के अति विस्तारित जवाब जो है आदि की वजह से अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश जो है विद्यार्थी गण जो है पहली परीक्षा में 3-4 बार गोता खाते हैं। परीक्षार्थियों की तादाद भी लाखों तक पहुंच गई, अथवा यदि 1-2 सवाल भी इधर उधर हो गए तो फेल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक एक नंबर के फर्क से जो है 100 विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। यानी यदि मेरिट मात्र 1 नंबर से बढ़ती है अथवा घटती है, तब इसका असर अनगिनत परीक्षार्थियों पर पड़ता है। मेरा जीवन का वह कालखंड में दोलायमान अवस्था में बीत रहा था। मन में जो है बार बार सवाल उठते थे कि क्या मुझ में क्षमता है भी, इस परीक्षा में क्या मैं उत्तीर्ण हो पाऊंगा भी। मैं इतना अधिक चिंतित हो गया कि 2-3 दिनों तक जो है सो भी न पाया। मन को जो है गहरा आघात लगा था। मेरी ऐसी मानसिक अवस्था से मेरे सहकारियों, आसपास के लोगों को कुछ भी जो है लेना देना न था। वे मुस्कुराते हुए जो है मुझे सलाह देते कि छोड़ो इस झंझट को। उनमें से कईयों ने जो है असफलता के झटके भी खाए थे, अतः वे यही समझाने का प्रयास करते कि यह लड़ाई कितनी कठिन है, इसमें भाग्य का जो है साथ होना कितना जरूरी है। आदि आदि मेरे वरिष्ठों को जो है इन परीक्षाओं से उनसे जो है प्रोत्साहन मिलना भी असंभव ही है। कुल मिलाकर मेरे आसपास का वातावरण मेरे आत्मविश्वास बढ़ाने में, मुझ में जो है सामना करने की शक्ति भरने के काम में बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध हो रहा था। मुझे पढ़ते देखकर जो है मेरे सहकारी जो है मेरा मजाक उड़ाते थे। कितने प्रयत्न हो गए और कितनी कोशिश बाकी है, ऐसा उल्लाहना भी देते।
यानी कुल मिलाकर मैं भारतीय सांख्यिकी सेवा में ही बना रहूं, इस बात को वे बढ़ावा देते रहे। परंतु मेरे मन में जागृत अस्वस्थता एवं प्रज्वलित दहकता अंगार जो है इन सलाहों को मानने को तैयार न था। हर पल मुझे जो है इस बात का एहसास होता रहा कि मेरे जीवन की इच्छित गंतव्य स्थान यह कदापि नहीं। दिनों दिन मैं अपने उद्देश्य प्राप्ति के विचारों के प्रति जो है दृष्टतम दृढ़तम होता गया। दोस्तों, ये है माँ मैं कलेक्टर बन गया बुक का पार्ट 4।